हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा एक नई सीरीज है जिसमें कि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाऊंगी जितना भी अभी तक आईएफएससी के एग्जाम्स हुए हैं। एंड यहाँ पर हम फेज 1 के और फेज 2 के दोनों के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की जो क्लास है ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ आईएफएससी ग्रेड ए 2024 फेज 1 पेपर 2 के। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली जैसे क्वेश्चंस आए थे एकदम परफेक्ट वैसे क्वेश्चंस मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट जितना अवेलेबल है उतना मैं पार्ट आपको करवाते हुए चलूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट मेच्योरिटी पीरियड टी बिल्स का क्या है। टी बिल्स क्या होते हैं? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, एक मनी मार्केट का हिस्सा होती हैं। अब ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं, तो आपको इन्हें कैसे याद रखना है। 91 इंटू टू, 182 इंटू टू, 364। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन मेच्योरिटीज में होते हैं, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास में जो मैक्सिमम मेच्योरिटी हुई वो किसकी हो गई? वो हमारे पास हो जाएगी 364 डेज की। एंड यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो पूछ रहे मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पर क्या होगी एक कैश मैनेजमेंट बिल की। तो देखो, कैश मैनेजमेंट बिल्स आए क्यों थे? वो आए थे क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर अगर 91 डेज से कम के लिए पैसा चाहती है तो टेबल्स के थ्रू तो नहीं कर सकती, है ना, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर कैश मैनेजमेंट बिल्स आए थे कि अगर हमें 91 डेज से कम के लिए पैसा चाहिए तो हम यहाँ पर कैश मैनेजमेंट बिल्स को यूज करेंगे। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू फॉर विच a zero principal zero coupon bond can be issued by a non-profit organization on the social stock exchange। देखो, जीरो प्रिंसिपल जीरो कूपन बॉन्ड्स कौन से होते हैं? वो बॉन्ड्स जिसमें कि हम यहाँ पर कोई भी कूपन मतलब कोई भी इंटरेस्ट यूज नहीं करेंगे, रेदर इनको हम डिस्काउंट में यहाँ पर क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो मिनिमम अमाउंट इनका क्या हो सकता है ये आपसे पूछा गया है। 50,000, 25 लाख, 50 करोड़, या फिर 50 लाख या 75 लाख। तो यहाँ पर इसका आंसर 50 लाख रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेबी के फ्रेमवर्क के हिसाब से सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एसएससी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, मिनिमम इशू साइज कितना रखेगा? 50 लाख रुपए का रखेगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं, कौन सा बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द ईयर 2019 टू 2024। तो सेबी है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, इरडा, या फिर बाई बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नबार्ड होगा, यहाँ पर एनए होगा ये। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कुछ तो गड़बड़ हो रखा है इसमें, कोई बात नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो ये आरबीआई ने प्रिपेयर किया था, आपको पता होगा। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी लेकर आती है, साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन वीक भी सेलिब्रेट करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका आरबीआई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, बाय व्हाट परसेंटेज कैन द इन्फ्लेशन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट डिविएट फ्रॉम द टारगेट सेट बाय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके लिए आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हम कितना डिविएट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा 4 प्लस माइनस यहाँ पर रेट रहता है, दैट इज 2% से लेकर 6% तक। और ये कैसे है? 4 माइनस 2 प्लस 2, राइट। तो प्लस और माइनस 4 यहाँ पर आपका क्या होता है? आप यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट लेकर चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक इसका आंसर यहाँ पर डी होगा, ना कि ए होगा। रेस्ट बाकी एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफर्स रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट लैंड टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ऐसे नबार्ड का भी ना आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो रखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें कि हम रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो कि स्मॉल एंड माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइजेस को फाइनेंस कर रही है। मतलब माइक्रो, यहाँ पर मान लो एक एमएसएमई है जिसको पैसे की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इनको फंड दे रही है। और हमारे पास में एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड प्रोवाइड करता है। तो बताओ कौन सा होगा? कौन देता है एमएसएमईज को फंड? हमारा सिड भी देता है, बैंक्स वगैरह देते हैं, सिड भी मेजरली देता है, लेकिन तो हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें कि हमारे लोन्स दिए जाते हैं, है ना, तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं।
तो हम फंड्स प्रोवाइड करेंगे टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट है, किस डेट पर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया जाएगा? तो डेरिवेटिव्स का ये आपका क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स की वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किस डेट में हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा बाय नेचर? ये आपका ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर। तो पहला है कि कॉन्ट्रैक्ट जब आपका इनिशिएट होगा, ट्रेड डेट, एग्जीक्यूशन, मैच्योरिटी या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन डेट, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन में, दैट इज ऑन द मैच्योरिटी डेट। जो भी हमने डेट डिसाइड की होगी कि हमें 3 महीने 6 महीने जब भी इसको यूज करना है, ठीक है। ओटीसी में क्या होता है? ओवर द काउंटर। यहाँ पर कस्टमाइज्ड होता है, दो पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं और यहाँ पर इसी वजह से डर होता है कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी टाइम पर कैंसिल कर सकती है, तो हमारा काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स दैट अ ट्रस्ट कैन सब्सक्राइब इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर? तो अगर किसी ट्रस्ट को करना है तो क्या होगा? 20 kg होगा। अगर किसी इंडिविजुअल को सब्सक्राइब करने हैं तो 4 किलो, और अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वो भी 4 kgs ऑफ अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, सॉरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। What is the maximum amount that a resident individual can freely remit abroad under the LRS? देखो, अगर फ्रीली करना है बिना आरबीआई की परमिशन के, तो वो हम करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में कर सकते हैं, एंड दैट अमाउंट इज $250,000। ठीक है, ये भी याद रखना, डॉलर्स में है, रुपीज में नहीं है। चलो, एलआरएस क्या है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, जो कि यहाँ पर बोलती है कि अगर आप इंडिया से बाहर टूर पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से या फिर यहाँ पर किसी भी ऐसे पर्पज से जा रहे हो, तो आपको क्या होगा? आप यहाँ पर फ्रीली 2,50,000 तक डॉलर्स जो हैं वो अपने अकाउंट से रेमिट कर सकते हो। और ये कैसे होते हैं? किसी ऑथराइज्ड डीलर बैंक के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, इन विच सेक्टर कैन scheduled caste, scheduled tribes and women entrepreneurs set up new business with the support of the Stand Up India scheme? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में आपने शायद सुना भी होगा। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन से सेक्टर में ये आपको हेल्प करते हैं कि अपना नया बिजनेस शुरू कर लो। किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब और विमेन के लिए। पहला है ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, एंड पांचवा है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको किसी भी सेक्टर में कर सकते हो, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स है, ये ऑल सेक्टर्स आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। As per Indian law, what is the highest number of partners permitted in a partnership firm? तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में आप मैक्सिमम 50 और मिनिमम 2 मेंबर्स रख सकते हो, ठीक है। तो ये किसके हिसाब से है? आपका कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें कि आपको लिमिट दी गई है 50 मेंबर्स की। ओके, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और एक आपका कंपनीज एक्ट है, दोनों में अलग अलग नंबर्स है। आई थिंक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको 20 नंबर रहता है अगर कोई कंपनी है, एक बार उसे क्रॉस चेक कर लेना। अब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्टॉक इश्यूज? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर किस में आएगा? ये आपका, देखो, जब हमें अपने शेयर्स एक बार हमने आईपीओ से निकाले, मतलब पहली बार कंपनी को के शेयर्स को लिस्ट करा, अगर हमें और कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स अपने कंपनी के लिस्ट करने, एक बार मान लो 10% शेयर्स लिस्ट करे, अगली बार 5% और शेयर्स लिस्ट करने हैं, तो कंपनी एक बार ही तो आईपीओ लाएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरी बार आता है एफपीओ। ओके, तो यहाँ पर एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या है? जब एक कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर और अब अपने कुछ और एक्स्ट्रा शेयर्स को पब्लिक के लिए लिस्ट करना चाहती है। Which of the following is not considered one of the 5 core principles of self help group? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए यहाँ पर आपको पंचसूत्र कर 5 प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं। क्या क्या है? रेगुलर मीटिंग्स, रेगुलर सेविंग्स, रेगुलरली आपको इंटरनल लैंडिंग करनी है, टाइमली रीपेमेंट करना है और मेंटेन करनी है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो मीटिंग्स, सेविंग्स, इंटरलोनिंग, टाइमली रीपेमेंट, ये सब आपका आ जाएगा। इलेक्शन जो है वो आपका पंचसूत्रा का हिस्सा नहीं है। मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल? तो यहाँ पर पहला बोल रहे हैं करेक्टिव, दूसरा है सर्टेन, तीसरा डायग्नोस्टिक, चौथा है प्रेडिक्टिव और पांचवा है रिएक्टिव। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेडिक्टिव। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में क्या होता है कि हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स से
खुद को बचाना चाहते हैं कि वो उससे पहले हो जाएं, उससे पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंटिसिपेशन करते रहेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। प्रेडिक्टिव है ये। विच थियरिस्ट इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द पाथ गोल थियरी। अगर आपको मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज लगाने हैं, तो यहाँ पर आई कर आपको एक वीडियो दिखाई देगा जहां पर मैंने प्रॉपर सीरीज ले रखी है और सभी तरह की थियरीज आपको एमसीक्यूज के थ्रू समझा रखी हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। साथ में मैं मैनेजमेंट के भी लेक्चर सीरीज लेकर आ रही हूँ जहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। फ्रेड फीडलर, रॉबर्ट हाउस, डॉगलस मैकग्रेगर, एल्टन मायो, विक्टर ब्रूम। बताओ कौन यहाँ पर किसको क्रेडिट दिया जा रहा है कि वो पाथ गोल थियरी को इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। बताओ, बहुत आसान है ये क्वेश्चन तो आपके लिए, और नाम देखकर तो और आसान हो जाएगा। इसका आंसर है रॉबर्ट हाउस, ठीक है। तो ये बताते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर लीडर्स जो हैं, ठीक है, उन वो मोटिवेट कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को कि वो अपने गोल्स को अचीव करें। जब कोई पर्सन इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल वे में से शेयर कर रहे हैं किसी भी ट्रस्टेड इंडिविजुअल के साथ में, तो इस कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे। इनफॉर्मली अगर हम यहाँ पर शेयर करते हैं तो पहला है सिंगल स्ट्रेंड, दूसरा है ग्रेप वाइन, तीसरा चेन, चौथा क्लस्टर और पांचवा है आपका व्हील कम्युनिकेशन। देखो, ग्रेप वाइन का मतलब है हम गॉसिप्स कर रहे हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है लेकिन ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स के साथ में, ऐसा नहीं है कि हम सब जगह शेयर कर रहे हैं। तो ये आपका क्लस्टर कम्युनिकेशन के अंडर आ जाता है, ठीक है। Which management principle emphasizes fostering the spirit of harmony and unity among its employees? हमें यहाँ पर हार्मनी लेकर आनी है और यूनिटी लेकर आनी है। डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेंज, एस्पिरिट डी कॉर्प्स या फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, एस्पिरिट डी कॉर्प्स ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है ग्रुप स्पिरिट, ठीक है। यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंस समझनी है कि किस तरीके से हार्मनी को प्रमोट करते हुए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारा होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में, ताकि एक कोहेसिव और स्ट्रॉन्ग टीम हम बना पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमर्स एंड अकाउंट्स। कॉमर्स एंड अकाउंट्स अगर आपको करना है तो ये भी मैंने 11 घंटे प्लस की वीडियो है। अगर आप आई यहाँ पर बनकर आ रहा होगा वहां पर वीडियो मिल जाएगी। पूरा आपका जितना भी IFSCA का कोर्स है वो वहां पर कवर्ड है। जो लोग ऑलरेडी PFIDA मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है क्वेश्चंस इस बार सारे यहीं से फंसे थे। तो डेफिनेटली मैंने बहुत ही इलाबोरेटेड वे में पेड लेवल का कंटेंट करवा रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट अ कंपनी रिकॉर्ड इट्स रेवेन्यू एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस विद इन द सेम फाइनेंशियल पीरियड। सेम फाइनेंशियल पीरियड में करना है, दूसरे किसी में नहीं करना। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, मैचिंग, अक्रूवल या मटेरियलिटी मैचिंग। सेम फाइनेंशियल ईयर में आप अपने खर्चे और अपने एक्सपेंडिचर लेकर चलोगे, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसे खर्चे हैं जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे उनको आप हटा देते हो। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो भी आप नहीं लेकर चलोगे, राइट। और यहाँ पर कोई ड्यूज हैं आपके तो वो आप उनको कैलकुलेट कर चलोगे। तो मैचिंग प्रिंसिपल में एक एंटिटी के रिवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं वो हम यूज करते हैं कि भाई अगर ये जो रिवेन्यूज एंकर करने के लिए बेसिकली रिवेन्यूज जनरेट करेंगे हम इन प्रिंसिपल्स के थ्रू, तो वो हम सारे प्रिंसिपल्स को लेकर चलते हैं कि इसी साल का लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे रेंट आपने मान लो फर्स्ट को पे कर दिया, 1 जनवरी को, और पूरे साल का कर दिया। अब 31 मार्च को जब बुक क्लोज कर रहे हो तो जो आपके रिमेनिंग मंथ्स हैं उनका रेंट भी तो चला गया। तो आप दिखाओगे कब का, लेकिन आप 31 मार्च तक का ही दिखाओगे, ना कि ये जो प्रीपेड वाला है। Among the given options, which is item is classified as a current asset? Current assets कौन से होते हैं जो आप यहाँ पर 1 साल या उससे कम टाइम में यूज कर लोगे। अकाउंट रिसीवेबल, पेटेंट्स, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी। तो ये सब तो आप क्या जाते हैं फिक्स्ड एसेट में। और अकाउंट रिसीवेबल आपकी ऑपरेटिंग साइकिल का हिस्सा है, इसीलिए ये आपका आंसर रहेंगे। तो एक करेंट एसेट एक एसेट है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे कैश में विद इन 1 ईयर। अकाउंट रिसीवेबल्स जो है ये हमारे इस डेफिनेशन को फिट करते हैं, बाकी सब हमारे लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे। व्हाट डज अ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सजेस्ट अबाउट द कंपनीज ऑपरेशन? एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि इन्वेंट्री में सामान हम डालते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर उस कंपनी में सामान आता जा रहा है लेकिन वो सामान बिक नहीं रहा। एक कंपनी है जिसमें कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर सामान रखते हैं गोडाउन में, इतने टाइम में वो बिक जाता है। कौन सी वाली कंपनी अच्छी होगी? वही जिसमें सामान सेल होता जा रहा है, राइट।
तो यहाँ पर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि इफेक्टिव वे में इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो कंपनी की इन्वेंट्री जल्दी जल्दी बिक रही है और फिर नई इन्वेंट्री आती जा रही है। ओके, व्हेन अ कंपनी हैज अ लो पीई रेशियो, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि अब लेकिन इसकी हाई ग्रोथ है, पीई रेशियो इसका कम है बट इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको बताना है कि क्या स्टॉक के बारे में बताया जा रहा है। पीई रेशियो होता है प्राइस हमारे स्टॉक का क्या है और अर्निंग पर शेयर हमारी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, उसका अभी प्राइस यहाँ पर कम लगा हुआ है। प्राइस ऑफ द स्टॉक अपॉन अर्निंग पर शेयर, है ना। तो ये प्राइस कम होगा तभी तो ये लो है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड फाइनेंशियल डेटा व्हाट इज द कंपनीज करेंट रेशियो। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपका पीएफआरडीए में भी आया है फेज 1 में। मैंने आपको तब भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। करेंट एसेट्स आपके 5 लाख रुपए के हैं, स्टॉक दैट इज इन्वेंट्री आपका 2 लाख का है और करेंट लाइबिलिटी 7 लाख का है। अगर क्विक रेशियो निकालते तो स्टॉक को नहीं लेकर चलते हैं। यहाँ पर करेंट लाइबिलिटीज हमारी 7 लाख है, तो करेंट रेशियो क्या होता है, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो हमारे पास करेंट एसेट्स कितने दे रखे हैं, 5 लाख रुपए दे रखे हैं और करेंट लाइबिलिटीज हमें डायरेक्टली 7 लाख दे रखी हैं। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। What primary changes are reflected in a fund flow statement? फंड फ्लो स्टेटमेंट कौन सी होती है, जहां पर हम यूज ऑफ फंड और सोर्स ऑफ फंड देखते हैं, है ना। क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी है बनाना, नहीं, मैंडेटरी नहीं है लेकिन हम बना लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कंपलसरी होती है बनाना। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आपको रिफ्लेक्ट किया जाएगा, कैश पोजीशन कैश फ्लो बताएगा, नेट इनकम, पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर लाइबिलिटीज। फंड्स क्या होते हैं, फंड्स होते हैं कि हमारे पास में कितना यहाँ पर पैसा है जिसको हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका आंसर डेफिनेटली आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। ओके, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन 2 पीरियड्स के बीच में कैसी है, कितना उनके पास फंड्स हैं और कहाँ यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो। टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो में क्या आएगा, net profit upon interest expense, operating income upon total debt, EBITDA upon interest expense, EBIT interest expense, revenue interest expense। देखो EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें डी क्या सिग्निफाई करता है, डी करता है डेप्रिसिएशन। तो अब आपको क्या बताना है, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो आपको बताना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या मतलब होता है कि क्या कंपनी के पास इतना पैसा है, इतनी इनकम है कि वो इंटरेस्ट पे कर पाएगी। तो यहाँ पर कैसे पता करोगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा, एबिट बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। What is the highest proportion of its total share capital that a company can issue as a sweat equity share? Sweat equity, जो लोग अपनी कंपनी में मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, उनको ये शेयर्स दिए जाते हैं, क्योंकि हम उनको कैश नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते ज्यादा, तो डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। तो हाईएस्ट प्रपोर्शन कितना है इनका, 25%। ओके, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। अब डिबेंचर ट्रस्टी यहाँ पर अपॉइंट करेंगे किसी नॉमिनी को, डायरेक्टर को, टू अ कंपनीज बोर्ड फॉलोइंग अ डिफॉल्ट। इन्होंने देखा कि भाई जो डिबेंचर पर पेमेंट्स आनी थी टाइमली वो तो आ नहीं रही हैं, तो इन्होंने अपने एक नॉमिनी डायरेक्टर को बोर्ड में अपॉइंट करा। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि वो कब ऐसा कर सकते हैं, जब एक डिफॉल्ट होगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव डिफॉल्ट्स हैं, या फिर कोई भी डिफॉल्ट होगा, या फिर आपके 4 कॉन्जिक्यूटिव डिफॉल्ट्स हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका कोई भी 2 डिफॉल्ट्स होने के बाद में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कंपनी के बोर्ड में अपने नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर सेकंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अगर आपको किसी सेकंड डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिन्हें सेकंड टाइम अपॉइंट करना है, तो यहाँ पर किसका शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होगा, तो हमें बोर्ड अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन विद स्पेशल रेजोल्यूशन।
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपका नहीं जाएगा। What is the consequence if a shareholder neither subscribes to nor renounces their rights in a right issue? अगर यहाँ पर उनको बोला गया कि हम कुछ नए शेयर्स लेकर आना चाहते हैं, राइट इशू क्या है कि आप कोई नए शेयर्स मार्केट में लेकर आना चाहते हो, बट आप पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलते हो कि अगर आपको खरीदने हैं आप खरीद लो ताकि आपकी राइट्स डाइल्यूट ना हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। तो एक टाइम पीरियड होता है जब तक हम उनका वेट करेंगे और उसके बाद में इन शेयर्स को ऑन बेसिकली ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, दूसरा जहां भी हमें इनको इशू करना है वो कर देते हैं। तो शेयर्स विल बी अलॉटेड एनीवे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लैप्स कर जाएगा, शेयर्स हम ट्रांसफर कर देंगे अनदर शेयर होल्डर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे या अंडर राइटर बाय करेंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा, इनकी जो राइट है कि ये शेयर्स को दोबारा खरीद सकते हैं ये यहाँ से खत्म हो जाती है और कंपनी ये शेयर्स को दूसरे इन्वेस्टर्स को ऑफर कर देती है। बेस्ड ऑन इंड AS 16, हाउ लॉन्ग इज डेप्रिसिएशन अप्लाइड टू अ रीवैल्यूड एसेट? तो अगर डेप्रिसिएशन हमें लगाना है और कोई रीवैल्यूड एसेट है, जैसे कोई हमारे पास जमीन थी उसका हमने अब रीवैल्यूएशन किया, तो ये पूछ रहे कितने टाइम के लिए हम इसको लगाते हैं। तो जब तक इसकी यहाँ पर यूजफुल लाइफ कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक लगाएंगे, सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? अब हम लोग कॉस्टिंग के उसमें आ गए। कॉस्टिंग का भी यहाँ पर मैंने आपको आई थिंक 8 आवर्स समथिंग का वीडियो है जो कि प्रोवाइड कर रखा है और उसमें आपकी पूरी कॉस्टिंग कवर्ड है, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा, आपका कितना रॉ मटेरियल है, कितने का आपकी लेबर है, कितने आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर बी रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं, what term describes the production batch size that results in the lower combined cost for setup and inventory holding? तो ये आपका क्या होता है, EBQ होता है ना, इसको भी मैंने करवाया था, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी आपको करवा रखे हैं मैंने, तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, इसका आंसर आपका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी होगा। तो ये आपको बताता है कि कितना मिनिमम यहाँ पर प्रोडक्शन जो है, ऑप्टिमल मिनिमम प्रोडक्शन आपको करना है ताकि आप प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट को रिड्यूस कर लो और इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट को। Which category of process loss is excluded from the cost calculation of good units? तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कैटेगरी ऑफ प्रोसेस लॉस है। प्रोसेस लॉस मैंने आपको समझाया था क्या होता है। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसको मैं आपको सिंपली ये बताना है कि भाई हम यहाँ से कॉस्ट कैलकुलेशन को जो हमारी गुड यूनिट्स हैं वो कहाँ से माइनस करेंगे, एक्सक्लूड कर कर चलेंगे। ये होता है आपका एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब हर बार हमें 10 यूनिट्स का लॉस होता था, इस बार 12 यूनिट्स का हो गया, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं ये हमारी एबनॉर्मल लॉस होती हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो ये भी मैंने आपको करवा रखा है। ब्रेक इवन पॉइंट आपको दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो के लिए आप सिंपली क्या करोगे, आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है अपॉन यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं which financial metric is essential for determining the margin of safety? अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, PFRDA में भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर आपकी सेल्स कितनी हो रही हैं और यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो एटलीस्ट मिनिमम आपको कितनी अपनी सेल्स यहाँ पर करते रहना है कि आप एक सेफ्टी, बेसिकली एक सेफ मार्जिन में रहो। ऐसा ना हो कि आप ब्रेक इवन के पास पहुंच जाओ, ऐसे ब्रेक इवन पर पहुंचते ही आपको लॉस होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी हो रही हैं और ब्रेक इवन सेल्स आपकी क्या है, तो इनके बीच में हम क्या निकाल लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट में। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी की मैट्रिक्स हैं जो कि PLFS सर्वे यहाँ पर अपना ट्रैक करता है। पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट,
तीसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेट, ये यहाँ पर अब आपको बताना है कि कितना लेबर फोर्स है ना, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और कितनी वर्कर पॉपुलेशन है 15 साल से यहाँ पर जो हमारी वर्किंग एज शुरू होती है उसमें कौन कौन लोग हमारे आ रहे हैं। तो आंसर इसका ई हो जाएगा। What are the primary determinants of the demand for money within its good market? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि जो डिमांड है मनी की विद इन द गुड्स मार्केट, उसके लिए क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हमारे पास हैं। डिस्पोजेबल इनकम आपकी कितनी है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट एंड डिस्पोजेबल इनकम, मनी सप्लाई, एक्सचेंज रेट्स। तो हमें पता है डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि जब हमने सब टैक्सेस वगैरह पे कर दिया और वो पैसा जो हमारे पास बचा हमारी इनकम में से, जिसे हम खर्च भी कर सकते हैं, सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो साथ में क्या इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं। Which type of market is characterized by a single dominant seller and significant obstacles for new companies to enter? अगर नई कंपनीज को मार्केट में एंटर करना है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि बहुत ज्यादा तो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और केवल एक ही सेलर है, जैसे इंडियन रेलवेज, तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए, मोनोपोली कहलाएगा। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि एक ऐसा मार्केट जिसमें कुछ ही फर्म्स हैं हमारे पास में, जैसे सलून हो गए, हेयर सलून्स वगैरह, कि यहाँ पर स्किल्ड जॉब चाहिए और कुछ ही लोग यहाँ पर इसमें आ सकते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द की फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक क्या क्या करता है, फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को, पॉवर्टी रिड्यूस करने की कोशिश करता है, इवन अपना खुद का इंडेक्स भी लेकर आता है, खुद भी अपना बताता है कि कितना आपके पास में पॉवर्टी रेट चल रहा है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें करता है। तो यहाँ पर पैसा देता है, लैंडिंग करता है पुअरर कंट्रीज को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है डेवलपिंग कंट्रीज में, और पॉलिसी एडवाइस देता है ताकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जा सके। तो ये सारे काम करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नरेंद्र मोदी जी की फेवरेट स्कीम। तो ये पूछे इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा स्पेसिफिक सोशल इशू है जिसको ये एड्रेस कर रहे हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड एजुकेशन, डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, विमेन एम्प्लॉयमेंट रेट, या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, की कितने लोग यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप इन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन? अब आपको पता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन अपना यहाँ पर इंडेक्सेस लेकर आता है जिसमें बताता है कि भाई कितने लोग हैं, क्या रेशियो है, क्या इम्प्रूवमेंट हुए, है ना। तो हमें बताना है कि किस एज ग्रुप को लेकर चलेगा, तो ये है आपका 18 से 23 साल तक। अब आ जाते हैं जीके के क्वेश्चंस पर। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ द 49th मीटिंग ऑफ आईओस्को? तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन है, आईओस्को जिसको बोलते हैं। तो पूछे इसकी लोकेशन क्या थी, इसकी लोकेशन यहाँ पर एथेंस रही है। आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप हुआ है 2024 का, इन्होंने 8th टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को अपने एम्बेसडर बनाया है। तो ये यहाँ पर इंडिविजुअल कौन है, माइकल फेलिप्स, उसेन बोल्ट, एमो फराह, कार्ल लुइस, या फिर सिमोन बाइल्स। तो अब आपको बताना है कौन है, तो ऑफ कोर्स उसेन बोल्ट यहाँ पर इसका आंसर है। Which Indian health insurance program has the goal of providing universal health coverage? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारी कौन सी स्कीम दे रही है, ये तो आपको पता ही होगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें कि इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को। इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसको हम आरएलवी भी बोलते हैं, पीएसएलवी कौन सा होता है फिर, आरएलवी तो रीयूजेबल हो गया, बताओ पीएसएलवी कौन सा होता है, ये आप बताओगे। कंप्लीटेड इट्स थर्ड लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स व्हीकल? तो इसका व्हीकल का नाम है पुष्पक। पुष्पक विमान था ना वो रामायण वाला, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। The landing site of Chandrayaan 3's Vikram lander was named station होगा आई थिंक है ना, स्टेशन शक्ति, by which international organization? तो यहाँ पर लैंडिंग साइट पूछ रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर था, ठीक है, उसको यहाँ पर नाम क्या रखा है हमने, स्टेशन शिव शक्ति रखा है। तो ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने नाम इसका डिसाइड किया था? तो इसको किया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने। ओके, चलिए, इंडिया का 2022 हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक जो है वो 134 थी। ये कब आई होगी, 2023 में दिसंबर में आई होगी ये रिपोर्ट, है ना।
तो अभी आपका एग्जाम आएगा तो दिसंबर 2024 में रिपोर्ट आई होगी, उसको पढ़ लेना। तो ये पूछ रहे हैं कि इन विच एचडीआई कैटेगरी यहाँ पर प्लेस किया गया है इंडिया को, हाई, मीडियम, लो, वेरी हाई, बिलो एवरेज। तो हमने देखा था थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है और 134th पोजीशन पर रखा गया है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड विच वन इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री श्रम योगी यहाँ पर किसके लिए था, बताओ, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम या फिर कौशल विकास। तो कौशल विकास जो है वो आपकी किसके लिए थी कि हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है इंडिविजुअल्स को। और श्रम योगी मानधन योजना क्यों थी, ये कोविड के टाइम पर जो आई थी ताकि हम यहाँ पर अपने जो वेंडर्स हैं उनको हेल्प कर पाए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कितने यहाँ पर लेवल्स का कवरेज हेल्थ केयर में प्रोवाइड कर रहा है, किस लेवल पर, तो सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल्स पर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, प्राइमरी केयर जो है वो हमारी कवर होगी अंडर द हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ताकि हम 500 ब्लॉक्स को इम्प्रूव कर लें। कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि इस प्रोग्राम के थ्रू कवर होते हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यहाँ पर क्यों आया था, क्योंकि एस्पिरेशनल वैसे नाम सुनकर लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए था जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट्स है ना। अब डिस्ट्रिक्ट्स में जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की जिनको जरूरत है, एकदम अंडर डेवलप्ड है, तो ये आपका 2023 में आया था, लॉन्च हुआ था, ताकि जो 500 ब्लॉक्स हैं अक्रॉस 28 स्टेट्स और 6 यूटीज उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ग्रोथ ऑफ इंडियाज रियल जीडीपी फॉर द ईयर 2022-23। तो बताओ कितना था, इसका आंसर आपका 7.0% होगा। ठीक है, और इसी के साथ में हमारे ये जो 50 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना है आईएफएससी के थ्रू, तो हम आपके लिए पीडीएफ कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में हमने कल ही अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया है जहाँ पर हम आपको एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के 200 एमसीक्यूज मिलेंगे, 15 मॉक टेस्ट और 30 डिस्क्रिप्टिव एसेज मिलेंगे। इसके अलावा ई बुक सेक्शन में अगर आप हमारी एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको हर सब्जेक्ट के यहाँ पर 200 के अप्रोक्सीमेटली, नहीं सॉरी 150 एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस। ओके, साथ में यहाँ पर आपको और क्या मिल रहा है, 15 मॉक टेस्ट में 5 फेज 1 पेपर 2 टेस्ट, 5 फेज 2 पेपर 1 टेस्ट, 5 फेज 2 पेपर 2 टेस्ट। और ये जो ई बुक्स की बात कर रही हूँ ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेज में आप जो एसे लिखेंगे उसका फीडबैक भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे 1 to 1, एंड साथ में हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप एसेस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फॉर्दर मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये जो 200 एमसीक्यूज है ये पर सब्जेक्ट हैं, तो आपको टोटल यहाँ पर काफी सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना किसी कोर्स के थ्रू, तो यहाँ पर हम आपके लिए आईएफएससीए, पीएफआरडीए, सिडबी, सेबी, आरबीआई, यूपीएससी, ईपीएफओ, ठीक है, सभी के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, अब मुलाकात होगी नए लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।